सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करना जरा। चलो देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग लगा हुआ, सब कुछ है। अच्छा, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या लगता है कि अगर सब कुछ छोड़ दिया जाए दोनों को एक साथ, तो कुछ मोशन वगैरह होगा या नहीं होगा? ये बताओ। हाँ, मोशन तो होगा, ठीक है। तो अगर इसका आगे का प्रोसेस देखा जाए तो ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा। उसके बाद जब ये आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे क्या होगा, इलोंगेट होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। तो क्या लगता है आगे जाते फोर्स लगाना स्टार्ट होगा? तो क्या ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ समय आएगा जब ये एम ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट छोड़ दे? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? ये बताओ पहले। मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि ये एम ब्लॉक जब आगे जाएगा तो स्प्रिंग इसको उठा सकता है, मतलब कांटेक्ट छोड़वा सकता है? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, व्हेन ब्लॉक ए loses its contact। इसको ट्राई करना जरा, देखो तो बना पाते हो कि नहीं। ट्राई करो एक बार।
कुछ आया किसी का? हम्म। हाँ ठीक, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो। आज आज क्वेश्चन ही करेंगे खाली अच्छा से। अच्छा, एक चीज तुम लोग को और बताना था, ठीक है? हम डाउट क्लास के लिए एक दिन सराय ढिला आएंगे और एक दिन बैंक मोड़ आएंगे। तो जिसको भी डाउट क्लास लेना हो ना, वो आ सकते हो। कोई आएगा? हाँ सर। अच्छा, बैंक मोड़ वाला पार्टी कोई है क्या आने के लिए? अच्छा चलो, चलो बैंक मोड़ में है। और सराय ढिला में? अच्छा, मतलब दोनों जगह आना होगा, ठीक है। हम डेज बता देंगे, ठीक है, और टाइमिंग भी बता देंगे। तो 2-3 घंटे, 2-3 घंटा हम टाइम देंगे ऑफिस में, ठीक है। तो 2-3 घंटा आराम से आना, जो भी डाउट वाउट हो, कुछ पूछना उछना हो, आके क्लियर करके चल जाना, है ना? थोड़ा। क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना एक बार। ऑफलाइन क्लासेस का भी कोई आइडिया नहीं है अभी। देखो क्या होता है वैसे। सोच रहे हैं हम लोग भी छठ के बाद, सोच ही रहे हैं। अब देखो पूरा होता है कि नहीं। अच्छा। देखते हैं, उसके बाद देखा जाता है जो होगा। चलो इसको बनाते हैं पहले। फ्यूचर का सोच के अभी का है उतना टेंशन ले। देखो, खाली पढ़ने का तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, खाली दिक्कत पता है कब होता है? डाउट पूछने में। इसलिए अगर चलो देखो इधर, इधर देखो। हाँ, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि जब ब्लॉक यहां पर रहेगा, स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, जब इस कंडीशन में रहेगा, तो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो के एक्स ऊपर होगा कि के एक्स थोड़ा एंगल पे लगेगा? एंगल पे लगेगा, ठीक है। नीचे एम जी होगा और आगे टेंशन होगा, ठीक है। लेकिन हमको कांटेक्ट लूज करवाना है, इसका मतलब के एक्स को एमजी का करना है कि के एक्स का एक कंपोनेंट एमजी को बैलेंस कर रहा होगा? कंपोनेंट। तो इसको थीटा मान लेता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि के एक्स कॉस थीटा। खराब हो गया। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ। अरे नहीं, पहले मतलब घर से ले रहे थे, तो रूम में पढ़ाते थे ना, तो चौक से पढ़ाते थे, तो गंदा हो गया, तो बीवी आज बाहर निकाल दी रूम से। तो तो, तो आज छत छत से क्लास ले रहे हैं। समझे? तो बड़ा दिक्कत है, इसलिए शादी से पहले सब अपना होता है, शादी के बाद रूम भी अपना नहीं है। देखो कुछ सुधार हुआ क्या? अब देखो शायद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, ठीक है। एक मिनट, हाँ थोड़ा दिक्कत बहुत है अब दोपहर में। नहीं नहीं नहीं, इसको दिक्कत ये है ना कि दोपहर में वाइफ अब सीरियल देखना स्टार्ट कर देती है वाईफाई में, तो उसको मना करना भी होगा।
चलो ठीक है, आप देखो तो बढ़िया हो रहा, चल रहा। चलो ठीक है, चलो जिंदगी कठिनाइयों से भरा पड़ा। चलो देखो, तो के एक्स कॉस थीटा किसके बराबर है, mg से। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, तो अगर इसको हम थीटा माने तो ये भी थीटा ही होगा एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो तो अगर एक यहाँ पर माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, हम समझाते हैं बढ़िया से। माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो अगर ये L होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा L बाय कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से ये डिस्टेंस। ठीक है, तो x, तो हमको ये तो L बाय कॉस थीटा पूरा इलोंगेशन थोड़ी ना, इलोंगेशन कितना होगा, तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि L कॉस थीटा में से अगर L माइनस कर दे तो वही इलोंगेशन होगा। हाँ सॉरी, L बाय कॉस थीटा। ठीक है, यही इलोंगेशन होगा। x निकल गया मेरा, x को वहीं रखते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन यहां से आ गया कि x cos थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब हम करते, नहीं दिख रहा, एक एक मिनट, इसको मिटा के लिखते हैं। यहां पर लिखते हैं कि जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, वो हो जाएगा L बाय कॉस थीटा माइनस L, क्योंकि फाइनल पूरा लेंथ ये है, इनिशियल लेंथ ये था, तो इतना इलोंगेशन हो गया। ठीक है, अब x हमको मिल गया, है ना। मान लेते हैं कि उस समय इसका वेलोसिटी v होगा, तो क्या इसका भी वेलोसिटी v होगा कि कुछ अलग होगा, सेम होगा। ठीक है, अब पूरे सिस्टम पे देखते हैं, पूरे सिस्टम का अगर बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सा फोर्सेस है, ध्यान से देखो, एक एक करके सब फोर्स गिनवाओ, तो पूरे सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स है। स्प्रिंग, नॉर्मल, टेंशन, mg। ठीक है, टोटल स्प्रिंग हो गया, नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, mg हो गया, 4 फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर हमको एनर्जी कंजर्वेशन का बात करना है, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स पास हो गया, mg पास हो गया, अब बचा नॉर्मल और टेंशन। अब दिमाग ला के बताओ, इस बॉडी पे नॉर्मल ऊपर, हाँ नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो नॉर्मल का तो वर्क डन 0 आएगा, और टेंशन यहाँ इंटरनल है, तो इंटरनल का भी वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो बच गया स्प्रिंग और mg, और दोनों कंजर्वेटिव है, दोनों पास हो गया। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज नोट करके याद रखना, ठीक है, जैसे हमको जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता है तो हम एक रेफरेंस मानते हैं, और रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, यहाँ एक बॉडी है, दो बॉडी है, तो अगर तुम्हारे पास दो बॉडी है ना, तो तुम दो रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, इसका अपना अलग, इसका अपना अलग, ये याद रखना। एक ही रेफरेंस पॉइंट मानना कोई जरूरी नहीं है, हाँ मान सकते हैं, हाँ, लेकिन इसका जब रेफरेंस तुम कहीं भी मानोगे तो इसके लिए यही रेफरेंस होगा हमेशा के लिए, और इसका रेफरेंस तुम कहीं मानोगे तो उसका रेफरेंस फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसका रेफरेंस, हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं इसका रेफरेंस पॉइंट यही मान लेते हैं, और इसका रेफरेंस पॉइंट यही मान लेते हैं। ठीक है, अब एक एक करके, ठीक है, जब ये इतना दूर गया होगा तो वो भी उतना ही नीचे आया होगा, जितना दूर ये ब्लॉक गया होगा उतना ही नीचे ही आया होगा। तो अगर ये L बाई कॉस थीटा है तो ये कितना होगा, बताओ क्या लिखें, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया फिर तो, L बाय साइन थीटा। कि L कॉट थीटा होगा कि L टेन थीटा होगा, जल्दी बताओ। टेन थीटा होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये L टेन थीटा हो गया, तो अगर आगे ये L टेन थीटा गया होगा तो ये नीचे भी L टेन थीटा गया होगा।
ठीक है, अब एक एक करके हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को, है ना, और इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम इसका रेफरेंस यहाँ माने, इसका रेफरेंस यहाँ माने, और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या इनिशियली सब एनर्जी जीरो है? ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग इलोंगेट हो गया तो एनर्जी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स। ठीक है, ये ब्लॉक रेफरेंस से नीचे चला गया, इसका मतलब माइनस एम जी एल टेन थीटा। ठीक है, इसके पास भी काइनेटिक, उसके पास भी काइनेटिक। ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एक्स को यहां पुट कर देना। ठीक है, अब खाली एक थीटा अननोन होगा इस पूरे में, वी निकालना है ना, तो इसमें खाली थीटा अननोन होगा, थीटा यहां से निकाल के पुट कर देना। समझ में आया? ठीक है, हाँ, इस एक्स को यहां से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो एक्स थीटा का में टर्म हो गया, तो यहाँ एक्स थीटा के टर्म में आ जाएगा, और थीटा यहां से रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करके वहां से थीटा निकाल के यहां रख देना। एक्चुअली क्वेश्चन में सारा डाटा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए हम सब अननोन लेके चले, कौन उतना सॉल्व करेगा। हाँ, पहले स्प्रिंग इतना नेचुरल लेंथ था, फिर इलोंगेट होके इतना हो गया। आवाज कट रहा है, एक मिनट, स्पीड तो ठीक ही है, बैटरी भी ठीक है। ठीक है, देखो इधर पहले स्प्रिंग जो था इतना ही था, नेचुरल लेंथ इतना ही था, फिर इलोंगेट होके इतना बड़ा हो गया, तो कितना बड़ा हुआ, तो फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस कर लेंगे ना, वही तो किए हैं, देखो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक है, ठीक है, एचसी वर्मा में पता है, यही एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया हमको लगा बस, बाकी तुम लोग सब बना सकते हो, ट्राई कर रहे हो बनाने का। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ बताओ ना, बनाते हैं उसको। कोई बात नहीं, इसको बनाएंगे हम लोग। सिक्सटी टू बन जाना चाहिए था, फिर भी डिस्कस करते हैं इसको। और चेन वाला पहले ना, इसको उतार ली सब कोई। चलो, हमको हमको पहले पढ़ा लेने दो, एक टॉपिक बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये 62 को डिस्कस करते हैं हम, है ना। हाँ, चेन वाला बहुत प्रॉब्लम करता है ना, करता है कि नहीं करता? हाँ, लेकिन उतना ही आसान है वो, एक बार समझ लो खाली। ठीक है, चेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है समझना ध्यान से। ठीक है, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, एक चेन रहता है, मास m, लेंथ l, स्मूथ सरफेस। ठीक है, अब होता है क्या है कि पूरा चेन होता है, तो हल्का सा पार्ट इसका गिरा देते हैं, हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा,
तो अगर हल्का सा भी पार्ट गिराएंगे तो क्या ये चलना स्टार्ट कर देगा या अभी भी रुका रहेगा? स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कैसे रुका रहेगा जी, पीछे है कोई रोकने वाला? स्मूथ सरफेस है ना, कौन रोकेगा? पीछे कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन होता तो शायद रोक दे, तो वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये t इज इक्वल टू 0 का कहानी है। किसी भी t टाइम में हम मान लेते हैं कि इसका बोल सकते हैं कि मान के चलो कि l लेंथ था, यहां तुम्हारा 2l/3 इधर है और l/3 गिर चुका है। यानी कुछ भी पूछ सकता है, बोल सकता है कि 1/3 इसका गिरा हुआ है, तो उस समय क्या वेलोसिटी होगा। एक चीज खाली मेरे को ये बताओ, जब ये इस पोजीशन में होगा, चेन का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी छोड़ो, स्पीड का बात करते हैं, सारा पॉइंट चल रहा होगा कि कुछ पॉइंट रुका होगा? इस पोजीशन में सब चल रहा होगा एकदम, और सारा पॉइंट क्या v से ही चल रहा होगा? मान के चलो कि ये v से जा रहा है, तो सारा पॉइंट v से ही चल रहा होगा कि अलग अलग से? v से चल रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, इस पूरे मतलब क्वेश्चन में दो ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल और mg। नॉर्मल कुछ कर नहीं सकता, वर्क डन 0, बचा एक ही फोर्स mg, और mg तुम्हारा पास हो गया, कंजर्वेटिव है, तो आराम से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस तुम कहीं पे भी मानो, ठीक है, जैसे कि हम रेफरेंस यहां मान लिए इसी पे, तो इनिशियली अगर हम एनर्जी का बात करें तो सारा एनर्जी 0 है ना, पोटेंशियल है ना, काइनेटिक है। ठीक है, बाद में समझना ध्यान से, अगर सबके पास स्पीड v है, तो अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा लेके भी सबका काइनेटिक एनर्जी लिखें, क्या लास्ट में हाफ कैपिटल M v² ही आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, सबको जोड़ना है खाली। प्लस अब पोटेंशियल का बात करें तो पोटेंशियल पूरे चेन के पास होगा या बस इतना ही पार्ट के पास होगा, जो नीचे वाला पार्ट है, इतना ही होगा, है ना, ऊपर वाले के पास कुछ नहीं होगा। अब इतने के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमको सिर्फ इतने का ही मास लेना। अब मेरे को ये बता, इतना का मास कितना होगा? तो टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिए, और जितना लेंथ का चाहिए मल्टीप्लाई कर दिए, ये मास आ गया। तो याद करो, जब ये मास, देखो ध्यान से समझना, याद करो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लास्ट में कैसे लिख देते थे? mgh, और हाइट किसका लेते थे, याद है? सेंटर पर। तो मेरे को ये बता, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीचों बीच होगा, l/6 पे। तो हम इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से, l कैंसल हो गया, तो m/3 mgh, और हाइट लेंगे इसका, तो रेफरेंस लाइन से हो गया l/6। और ये सेंटर मास ऊपर है कि नीचे है? तो पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, बस आ गया वेलोसिटी, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? बस, तो चेन में उतना लफड़ा नहीं है, बस खाली सोच के बना दो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जी, और इंटीग्रेशन हमको भी पसंद नहीं है। हाँ, तब दिक्कत होगा, तब फिर पता है क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। कैसे टफ होगा? फिर तुमको चेक करना होगा कि कितना मास झुका रहेगा, तब वो मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस केस में बहुत दिक्कत होगा। हाँ, उसको बनाते ऐसी वर्मा में फ्रिक्शन ना नहीं दिया होगा। तो वो दूसरा क्वेश्चन बता, कौन सा क्वेश्चन है, बताओ बताओ बताओ। थर्टी नाइन यहाँ वर्क डन पूछा है जी, क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। वर्क डन पूछा है, वेलोसिटी वगैरह नहीं पूछा, इसलिए बोले वेलोसिटी वगैरह का नहीं होगा, वहां वर्क डन पूछा है। ठीक है, उसको भी चलो, उसको भी अब बात छेड़ी दियो तो उसको भी बना ही लेते हैं। इसको समझ में आया चेन वाला प्रॉब्लम कैसे करना है?
ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं पहले उसको, हम तुम उसको पहले बना के पता है अभी ये क्वेश्चन है, पता है जब सेंटर ऑफ मास सीख जाएंगे ना तो पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, हम बताते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इसको मिटा दें। हाँ ठीक है, जब सेंटर ऑफ मास हम लोग सीख जाएंगे ना तो पता है क्वेश्चन एकदम थोड़ा टफ कर देगा। वो एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर ऐसे चेन लटकाएगा, ठीक है इस टाइप से, और इधर खाली छोड़ देगा इस तरफ, और बोलेगा कि हल्का सा अगर छोड़ दें तो ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा। तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो डरना नहीं है। अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मानेंगे तो इसका पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा। तो इसका पोटेंशियल लिखने के लिए एक तरह से रिंग बन गया, देखो तो हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे फटाफट बस, और उसके बाद पूरा जब नीचे पहुंच जाएगा फुल नीचे तो उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, और बस वही कहानी लिख देंगे फिर से इक्वेशन में। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन हमको पहले करके दिखाओ ना। पहले एक चेन वाला ही दे देता है, इसको तुरंत करके दिखाओ तो। Find the velocity of the chain when the whole chain slips off। चलो माइक ऑफ कर लो और इस क्वेश्चन को बनाओ बढ़िया से। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, हाँ, एकदम 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 स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहला आंसर √7GL/2। अच्छा ठीक है, पूरा लिख ही देता है। मतलब अगर चेन का मास वेरी कर दे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मास वेरी कर दे तो हमको तो मतलब है खाली सेंटर ऑफ मास से ना जी, किससे मतलब है तुमको बताओ? सेंटर ऑफ मास। तो जब सेंटर ऑफ मास सीख जाएंगे तो वहां निकालना सीख जाएंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए तो तुमको टोटल मास ही लिखना होगा क्या। तो इसलिए बोले ना कि यहाँ देखो हर चीज कंसेप्ट वाइज चलता है, यहाँ तुम कंसेप्ट सीख गए सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट तुम सेंटर ऑफ मास में ही सीखोगे कि वहां सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है। हाँ बोलो।
चल हाँ, चलो हम ही सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। ठीक है, अब देखो गलती होने का चांसेस है इसमें, इसलिए ध्यान से इसको देखो बढ़िया से, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रेफरेंस लेवल माने, ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास एनर्जी होगा, सिर्फ इसका होगा पोटेंशियल, कितना होगा, -m/4, मास निकालोगे तो m/4 आएगा, g इंटू इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/8, ठीक है। काइनेटिक 0 होगा, इक्वल टू, जब ये पूरा चेन इसका नीचे आ जाएगा तो इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा -mg और उसका सेंटर हो जाएगा L/2। 4 नहीं, 2 होगा ना, पूरा चेन जब नीचे आ जाएगा। देखो ये इक्वेशन जो लोग लिखे है उसका आंसर सही आएगा। अब यहाँ हल्का सा भी गलती वलती होगा तो फिर दिक्कत होगा। बस तो हो गया कल्याण। हाँ, ये इनिशियल पोजीशन था ये वाला, और फाइनल पूरा नीचे गिरेगा तो ये होगा। ये कोई लिखे हो ये वाला इक्वेशन डिक्टो? कौन सा मैच हो रहा है? आंसर कौन क्या हो रहा है इसका आंसर क्या आ रहा है? वेलोसिटी √7gl/8 आ रहा है, मतलब किसी का मैच नहीं हुआ होगा। अंदर है 8 कि बाहर? चीज आसान है जी, अब इसमें भी गलती मत करो। एक एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है, बस हम दोनों का कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं खाली, ठीक है। चलो इसको हम मिटाते हैं। हमको देखो देखो एक मिनट मेरा फिजिक्स का काम यहीं तक है, आगे सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब आंसर जो हाँ, जब देखो हम ऐसा थोड़ी ना हम क्वेश्चन कहीं से देते हैं, ये हम ऐसे रैंडम क्वेश्चन बनाए थे, इसलिए हमको आंसर कहाँ से याद रहेंगे। लेकिन मेरा काम था यहाँ इक्वेशन तक, आगे मैथ्स का काम है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या हम पहले बता देते हैं। एक चेन पूरा जमीन में रखा हुआ था, ठीक है। उस चेन का एक एंड पकड़ के उठा रहे हैं, ठीक है, F फोर्स लगा के, ठीक है। इफ चेन इज pulled up very slowly, find the work done by F force till find the work done by F force in pulling the whole chain up, ठीक है। और लेंथ ले लेना चेन का L, और मास ले लेना M, ठीक है। यानी उसको एक एंड पकड़ के धीरे धीरे उठाना है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है, और पूरा उठाना है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज खाली ये बताओ, जब उसको पूरा धीरे धीरे हाँ बोलो बोलो। देखो हम पहले समझा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
पहले ध्यान से समझो, ठीक है। देखते हैं, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्वेश्चन समझा लेने देते हैं, ठीक है। कि धीरे धीरे हम उसको उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, पूरा चेन उठाना है। तुम मेरे को ये बताओ, वो जो फोर्स हम लगाएंगे उठाने के समय, वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? बस खत्म हो गए यहीं पे तुम लोग। फिर से सोचो, अगर उसको हम धीरे 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 उठा रहे हैं तो वो फोर्स कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल है, क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे उठाते जाएंगे जो मास नीचे का होगा बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, तो हमको भी फोर्स ज्यादा लगाना होगा। तो ये फोर्स जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब तुमको बताना है कि वर्क डन बाय एफ फोर्स पूरा एल उठाने में, पूरा चेन का लेंथ तो एल उठाने में कितना होगा? अब बताओ आंसर, एकदम एग्जैक्ट होगा नहीं होगा ये नहीं, एकदम फाइनल आंसर यही होना चाहिए। हाँ। mg, चलो एक आंसर आ रहा है mgl और दूसरा सुनने को आ रहा है mgl/2। अच्छा, कैसे करोगे वर्क डन, कैसे निकालोगे? चलो एक मेथड है इंटीग्रेशन, चलो एक, हाँ एक है मेथड इंटीग्रेशन, कि भाई फोर्स वेरिएबल होगा तो फोर्स निकालना होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा और एक कंसेप्ट सीखते हैं। ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स को याद है डेल्टा यू लिखे थे, और ये कब लिखते थे, ये कब लिखते, स्लोली, बस बस। तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहां पर उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, और जब पूरा खड़ा हो जाएगा तो वहां mgl/2 होगा, mgl/2 सेंटर ऑफ मास। बस एक लाइन में आ गया आंसर, काहे का इतना इंटीग्रेशन करना है बताओ। इसलिए ना, मतलब मेंस में क्वेश्चन टफ नहीं आता, लोग उसको टफ बना देता है, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन डाल के तुम उसको टफ बनाए हो जानबूझ के, जबकि क्वेश्चन एक लाइन में बनना था। और फिर बोल के आता है कि क्वेश्चन लेंदी आया जेई मेंस में, ठीक है। तो वो लेंदी बना दिया जाता है, हर बार हम सुनते हैं कि लेंदी पेपर आता है, लेंदी पेपर आता है। कोई लेंदी पेपर नहीं आता है, बोलते ना, तो सब स्टूडेंट जानबूझ के उसको खाली अपने तरीके से उसको लेंदी बनाता है खाली, ठीक है। समझे सब कोई? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना खाली, कि अगर यही फोर्स कांस्टेंट होता, समझना कि कांस्टेंट फोर्स से उठा रहे हैं, तो जब पूरा चेन उठ जाएगा तो वहां उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आएगा कि नहीं आएगा? चेन के पास आएगा, है ना? बताओ तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है, बस सोचो बढ़िया से। कि अगर अब हम फोर्स कांस्टेंट फोर्स से उठा रहे हैं, तो जब पूरा चेन उठाएंगे तो उस समय मेरे चेन के पास एक वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ वो वेलोसिटी बता दो बस।
हाँ जब पूरा उठ गया तब √2FL/m। चलो देखो, वर्क डन, या अच्छा, इसको जब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अगर, ठीक है, तो उसमें F तो कांस्टेंट है, इसका तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। जब mg का निकालेंगे तो mg का फिर से इंटीग्रेट करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। फिर इंटीग्रेशन आया बीच में, अब उस इंटीग्रेशन को कैसे स्किप करना ये समझना, ठीक है, ध्यान से बस। हम जो भी वर्क किए होंगे, कौन वर्क किया? F कांस्टेंट, और कितना वर्क किया होगा तो डायरेक्ट बोल दे F इंटू एल। मेरा ही वर्क किया हुआ कुछ एनर्जी पोटेंशियल में जाएगा, हम ही वर्क किए ना, मेरे ही वर्क के कारण सब एनर्जी आ रहा है, तो मेरा जो वर्क था वो कुछ पोटेंशियल में गया mgl/2, और बचा हुआ एनर्जी कहां जाएगा? बस हो गया खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ध्यान से, जब धीरे धीरे उठाए थे तो हम जितना वर्क किए थे सब पोटेंशियल में गया, ठीक है, सब चला गया पोटेंशियल में। लेकिन जब हम कांस्टेंट फोर्स लगा के उठाएंगे तो हम जो भी वर्क करेंगे पोटेंशियल में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन और कुछ एनर्जी किसमें चला जाएगा? क्योंकि और तो कहीं एनर्जी जा नहीं रहा है मेरा, तो बचा हुआ एनर्जी कहां जाएगा? काइनेटिक में ही जाएगा ना, जाएगा। तुम अगर नहीं इसको मानते हो तो कोई बात नहीं, तुम इंटीग्रेट करो, km मास धीरे धीरे उठ रहा है पूरा, वहां से भी जब इंटीग्रेट करोगे ना तो यही आंसर आएगा, वर्क डन बाय mg/2 ही आएगा। एकदम लगाओ ना, जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, F कांस्टेंट है, L तक जाएगा तो F इंटू एल, ठीक है। जब इसको mg को इंटीग्रेट करोगे ना जी पूरा, ठीक है, तो तुम जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो mg नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो वर्क डन माइनस में ही आएगा, इज इक्वल टू फाइनल होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और इनिशियल होगा 0, यही होगा। यही वाला जब इंटीग्रेट करोगे ना यही आएगा -mgl/2। मैच करके देखो, दोनों सेम है। तो जानते इस चैप्टर को ना थोड़ा समझने का कोशिश करो कि कहाँ वर्क से कहाँ एनर्जी में घुस रहा है, एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो तुम इंटीग्रेशन से बच पाओगे। हम तुम लोग को बस इंटीग्रेशन से बचा रहे हैं हर जगह, जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज में इंटीग्रेशन ही डाल देना है। खाली इस फील के साथ समझो कि कहाँ क्या वर्क हो रहा है, वो वर्क कौन से एनर्जी में चल जा रहा है, किधर हो रहा है, यही सब थोड़ा समझो बस, समझे क्या? चलो चलो, चेन वाला हो गया, ये हो गया है ना। और क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो बहुत क्वेश्चन है, पता है। मान के चलो कि एक ऐसा ही कुछ समझो कि एक बस टाइप का है, बस अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो इसको कितना वेलोसिटी दे ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाए? कितना था याद है? √5g, ठीक है, √5gl है ना, ये हम लोग पढ़ रखे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को चेंज किया जाए
कि जब इस कार को हम एक्सेलरेट करवा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये बॉल यहां पर रेस्ट पर रहेगा कि कुछ एंगल थीटा पर रेस्ट पर रहेगा, थीटा पर यहां रेस्ट रहेगा, यहां रुका रहेगा। तो अब तुमसे पूछेगा कि यहां से कितना वेलोसिटी दिया जाए ताकि पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाए। ठीक है, खाली चीज को समझना, हम क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं। जब इस एंगल पे होगा तो जाहिर सी बात है टेंशन इधर होगा, mg नीचे होगा और इसके फ्रेम से एक सूडो फोर्स पीछे होगा, हाँ या ना? होगा। तो अगर ये यहां पर रेस्ट पर है इस पोजीशन में, तो बोल सकते हैं टेंशन को जो बैलेंस करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट ही बैलेंस कर रहा होगा, हाँ या ना? तभी रुका होगा ना जी। ये अगर यहाँ पर रेस्ट पर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही इसको रोका होगा। तो यानी यहाँ पर टेंशन इसके बराबर है। और इससे पहले जब हम लोग √5gl पढ़ रहे थे तो उस समय टेंशन ऊपर था और mg नीचे था। ठीक है, एक लाइन में पता है कंसेप्ट कैसे बनाना है, समझना। यहां जो वेलोसिटी देते थे वो √5gl होता था, लेकिन यहां जो वेलोसिटी देंगे, समझना खाली ध्यान से, हम ये समझेंगे कि अर्थ में जब हम लोग यहाँ g का बात करते हैं तो √5gl, ये समझना कि कुछ दूसरे दुनिया में चले गए। माइक ऑफ कर लो जी, किसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये मान के चलना कि जब अर्थ का बात किया जाए यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चलता है तो √5gl। तो अगर तुमको इस दुनिया में बैठा दिए हैं तो वहां समझो कि दुनिया थोड़ा टेढ़ा हो गया, जहां पर g के जगह तुम क्या लेना होगा ये बताना, क्या लोगे इसको? ठीक है, तो यहां इसको बात करते हैं g इफेक्टिव। बस हो गया आंसर, कुछ करने का और झमेला नहीं है। मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम लोग हमेशा जी इफेक्टिव का बात करेंगे, और ये बहुत जगह काम देगा आगे, याद रखना, बहुत जगह। तो वहां जी इफेक्टिव का काम लेंगे। जैसे यहां पर अगर बात किया जाए तो यहाँ √5g इफेक्टिव इन 12, ये सब जो पढ़ा रहे हैं सब एडवांस के लिए है। ठीक है, देखना एक दो क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा डीसी पांडे में। तो यहाँ पर √5g इफेक्टिव। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस दुनिया में इसका टॉप मोस्ट पॉइंट यहां होगा, इस दुनिया में इसका टॉप मोस्ट पॉइंट यहां होगा कि इसके जस्ट अपोजिट होगा? टॉप देखो, यहां अगर बात करें तो इसके लिए टॉप मोस्ट पॉइंट यहां होगा, √gl होता था यहां पर, याद करो। लेकिन इसके लिए हम बोले ना पूरा दुनिया ही टेढ़ा हो गया यहाँ पर, तो हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा √g इफेक्टिव इन 12। ठीक है, यानी सारा चीज टेढ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसको उतार लो पहले, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कहीं काम आ जाए तो यूज कर लेना इसको। हो गया, चल ठीक है। तो जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं जी इफेक्टिव वाला। ठीक है, कि कहां कहां काम दे सकता है। मान के चलो कि एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, और यहां से एक बॉल ऐसे लटकाया हुआ है, मतलब कि एक इस टाइप का बोल सकते हो कि इस टाइप का एक इंक्लाइंड प्लेन था। ठीक है, और यहां से इस बॉल को लटकाया 10 एंगल थीटा। तो अगर इसको भी वेलोसिटी देंगे तो क्या यहाँ पर इस प्लेन में इस इंक्लाइंड प्लेन में सर्कुलर मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो बोलेगा कि यहाँ कितना वेलोसिटी होगा कि वो सर्कुलर मोशन कर जाए, जस्ट कंप्लीट। आंसर क्या दोगे?
क्या लिखोगे जी इफेक्टिव में? बस, क्योंकि यहां पर अगर किसी इंक्लाइंट पे अगर बात करें तो टेंशन के अपोजिट कौन सा फोर्स आएगा, तुम खुद समझो। टेंशन इधर होगा तो mg नीचे होगा, तो इधर क्या आएगा, g sin थीटा ही आता है इंक्लाइन। तो सिंपल आंसर दे देंगे 5g sin थीटा बाई एल, बस एक लाइन। ठीक है, तो ये सब यूज कर सकते हो कहीं कहीं पे, काम का चीज है ये सब, इसलिए बता दिए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अरे ऐसा तुम लोग बोलते हो ना, लगता है कि अंबानी इतना किया हम लोग के लिए, फिर भी तुम बोल रहे हो नेट खत्म हो रहा है। लेंगे और आधा घंटा चलेगा। ठीक है, चल। अच्छा देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम एक पावर बता देते हैं। ठीक है, पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, ये बोलने के लिए बढ़िया, समझते क्या पावर से? इफेक्टिव, मान के चलो तुम्हारे सामने दो आदमी खड़ा कर दिया जाए, एक मान के चलो कि पतला आदमी खड़ा और उसके सामने एक बॉडी बिल्डर खड़ा है। तुमसे कोई ऐसे ही पूछे किसका पावर ज्यादा है, तो तुम ऐसे ही बोल दोगे कि ताकतवर आदमी का पावर ज्यादा है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि उसका पावर ज्यादा है, तो हम लोग क्या उसके बारे में ऐसा स्टडी किए फिजिक्स में कि बोल दिए कि पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा काम कर सकता है, मतलब कि ज्यादा वर्क कर सकता है इसलिए पावर ज्यादा है। ज्यादा वर्क करने का कैपेसिटी है तो पावर ज्यादा है। अच्छा, समझो ध्यान से कि पावर क्या बोलते हैं। उस ताकतवर आदमी को पता, बोलते हैं पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि काम दोनों कर सकता है, वो पतला आदमी भी काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता है, लेकिन वो जो पतला आदमी है वो काम करने में ज्यादा समय लेगा, और वो जो ताकतवर आदमी है वही काम करने को कम समय लेगा, इसलिए बोलता है पावर ज्यादा है। जैसे दोनों को दे दिए कि अरे दोनों को दे दिए कि 5-5 केजी का एक डंबल उठा के दिखाओ, पतला वाला कुछ भी करके धीरे धीरे करके उठा ही लेगा, वो बॉडी बिल्डर भी ऐसे आराम से बाएं हाथ से उठा लेगा। तो दोनों तो काम सेम ही किया कि अलग अलग काम किया, वर्क दोनों सेम किया या अलग अलग? वर्क तो सेम किए। तो वर्क से हम लोग नहीं पहचानेंगे कि पावर क्या ज्यादा है कम है, हम लोग पहचानेंगे कैसे? हाँ, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी को ही हम लोग बोलते हैं पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं ऐसे, एफ डी एस कॉस थीटा बाई डी टी। तो इसी डी एस बाई डी टी को माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, तुम लोग का माइक बहुत डिस्टर्ब करता है। देखो, तो यहां पर जो पावर आया वो आया फोर्स इंटू बल। माइक ऑफ कर लो जी, किसका माइक ऑन ही है? तो देखो, पावर को लिखे रेट ऑफ डूइंग वर्क, डिफाइन ऐसे करते हैं। फिर डी डब्ल्यू को लिख दिए एफ डी एस कॉस थीटा, डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी लिखते हैं, तो एफ वी कॉस थीटा को लिखते हैं पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। इसी पावर को दो बात किया जाता है, दो, कौन सा पावर? एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर और एक होता है एवरेज। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक चीज समझाते हैं कि जब हम लोग कार चलाते हैं तो हमारे पैर में एक एक्सेलरेटर लगा रहता है। तो जब हम एक्सेलरेटर में पैर दबाते हैं तो किसी भी टी टाइम में हम कितना दबाते हैं तो हमको उस समय उतना इंस्टेंटेनियस पावर मिलता है इंजन से। फिर अगर हम धनबाद से लेकर कहीं बोकारो तक जाते हैं तो अगर हम टोटल बात करें तो वहां हम लोग एवरेज का बात करते हैं। तो जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर, तो हम लोग एट दैट इंस्टेंट उस समय का फोर्स का बात करेंगे,
उस समय का वेलोसिटी का बात करेंगे इनटू कॉस थीटा। एवरेज कैसे निकालोगे कि पूरा एवरेज पावर कैसे होगा, ये कैसे निकलेगा पी एवरेज? तो हमको, हाँ सिंपल, हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरा जर्नी में कितना वर्क किए और कितना टाइम लगा। ये हमेशा याद रखना, दोनों को निकालने का अलग अलग तरीका है। इसको निकालते हैं, सब इंस्टेंटेनियस लिख देना, सब इंस्टेंटेनियस, और यहां पर एवरेज में टोटल बाय टाइम। इसको उतार लो, बस 2-3 क्वेश्चन करते हैं। किसका घर में बच्चा इतना हल्ला कर रहा है जी? एकदम 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 ठीक। इसको उतारो इंस्टेंटेनियस और एवरेज को, लिख लिए? चलो अब जैसे कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बॉल है, उसको यू स्पीड और थीटा एंगल से फेंक दी, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय एमजी, एमजी कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा एट एनी टाइम टी? जरा बताना तो, किसी भी टी टाइम में कितना पावर डिलीवर करेगा, बताओ तो जितना जल्दी हो सके। देखो किसी भी टी टाइम में, समझना ध्यान से, कुछ भी वेलोसिटी होगा उसका पक्का 2 कंपोनेंट होगा। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ये वाला होगा u साइन थीटा माइनस जी टी। थोड़ा सा अगर प्रोजेक्टाइल अगर पढ़े होगे, ठीक है। तो यहां पर 2 कंपोनेंट होता है, u cos थीटा, u साइन थीटा। तो वर्टिकल में टी टाइम में कितना वेलोसिटी होगा, तो वर्टिकल में इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो अगर हम पावर का बात करें एट एनी टाइम t, तो इस केस में फोर्स नीचे लग रहा होगा mg इनटू वेलोसिटी। अब मेरे को बताओ, वहां फोर्स होता है एफ वी कॉस थीटा, तो मेरे को बताओ पावर जो होगा, ये वाला वेलोसिटी लेना होगा कि यू कॉस थीटा लेना होगा, किससे निकलेगा पावर? यू कॉस थीटा से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका पावर 0 हो जाएगा। तो mg जो भी पावर डिलीवर कर रहा होगा वो इस वेलोसिटी के साथ, यानी कि लिखेंगे u साइन थीटा माइनस जी टी, और कॉस थीटा कॉस 180 कितना हो जाएगा -1। ये इंस्टेंटेनियस निकाले कोई भी टी टाइम पर, ठीक है। अब समझ, पावर का भी फॉर्मूला लिखवाए थे ना, पावर का फॉर्मूला क्या था, एफ वी कॉस थीटा। जैसे वर्क डन होता है ना, एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, उसी तरह का यहाँ का फोर्स वेलोसिटी कॉस थीटा। अब यहाँ तो पावर हम लोग mg का बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग mg फोर्स को देख के चल रहे हैं। तो mg फोर्स का इस वेलोसिटी के साथ अगर पावर निकालें तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर दिए हम, ठीक है। तो 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब इसके साथ तो पावर 0 होगा, इसके साथ ही पावर होगा,
और इन दोनों के बीच कितना एंगल है 180 डिग्री, इसलिए वहां लिखे है -1। समझे? ठीक है, तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम t। अगर तुमसे कोई बोले कि यहां से लेकर पूरा गिरने तक एवरेज पावर कितना होगा, आंसर क्या दोगे? पूरा यहां से लेकर यहां तक बताओ। देखो ध्यान से, यहां भी यू है। अच्छा, तुम उसी वर्क डन में ही जाओ, यहां पर काइनेटिक एनर्जी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम होता है कि अलग अलग होता है? सेम होता है। या फिर सिंपल सा चीज है जी, यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाय mg का अगर बात करें तो यहां से लेकर यहां तक वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो वर्क डन जब 0 है तो एवरेज पावर भी कितना होगा? 0। लेकिन अगर सिर्फ यहां से मैक्सिमम हाइट तक का बात करें तो कितना होगा? सिंपल सिंपल, हमको पता इस हाइट को h ले लेते हैं, तो वर्क डन बाय, माइक ऑफ कर लो जी, तुम किसका बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है। ठीक है, तो पावर हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो -mgh हो गया टोटल वर्क, डिवाइडेड बाय यहां से लेकर यहां तक का टाइम t। अगर पढ़े होगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो आधे का लिख सकते हैं u sin थीटा बाई जी। और ये जो हाइट h है, क्या बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है, जिसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। याद है ये सब, या भूल गए हो सब कुछ? भूल गए हो? याद है ना? हाँ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, जब भी एवरेज का बात करें तुम टोटल वर्क निकाल दो जहां तक हुआ है, और टोटल वर्क निकालना हम लोग को आता है, अभी तक वही कर ही रहते, डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम लगा उस टाइम को लिख दो, आंसर आने का ही आने का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दें इसको। अच्छा, अगर एक स्टेटमेंट पूछा जाए कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स लगता है कि नहीं लगता है सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन में सिंपल ऐसे ही बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो पावर होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर लगेगा और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, तो पावर 0 होगा, एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, एक क्वेश्चन किस हिसाब से दिया गया है। ठीक है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका स्पीड दिया हुआ है v इज इक्वल टू के टी। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द पावर ऑन द पार्टिकल बाय द फोर्स।
एक्टिंग ऑन इट। आंसर क्या दोगे? इसका रेडियस आर ले लेते हैं। कि जो फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है, अच्छा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा उस पार्टिकल पे, इस पार्टिकल पे, ठीक है, पार्टिकल पे फोर्स तो लग ही रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो वो फोर्स उस पार्टिकल पे कितना पावर आएगा वो निकालना है। आंसर क्या होगा बताओ? यही तो चक्रव्यूह है जिसमें तुम लोग फंस जाते हो। इससे पहले हम बात किए थे सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर पे होता है। तो यहां पर ध्यान से अगर देखो तो वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका दो एक्सेलरेशन होता है, याद है, एसी और एटी। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन याद करो, ठीक है। तो अगर एसी और एटी दो एक्सेलरेशन है तो क्या इस पार्टिकल पे दो फोर्स भी होगा, एफसी और फोर्स टेंजेंशियल, दो फोर्स होगा। तो पावर होता है एफ वी कॉस थीटा। तो मेरे को ये बताओ यहां पर जो पावर डिलीवर कर रहा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिलीवर कर रहा होगा कि टेंजेंशियल फोर्स डिलीवर कर रहा होगा? टेंजेंशियल फोर्स। तो कितना पावर डिलीवर करेगा, सबसे पहले तो हमको एटी निकालना है। तो एटी होता है सिंपल डीवी बाई डी टी, याद करो। तो इसको डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो के आएगा, ठीक है। और जब टेंजेंशियल फोर्स का बात करेंगे तो हमको टेंजेंशियल फोर्स पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के, टेंजेंशियल फोर्स भी आ गया। तो पावर क्या होगा एट एनी टाइम टी, तो हम सिंपल बोलेंगे कि उस समय फोर्स लग रहा होगा एम के, ये फोर्स हो गया, इनटू किसी भी टी टाइम में उसका वेलोसिटी के टी होगा। और मेरे को ये बताओ टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा कितना एंगल बैठेगा? 0 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जो सीखते हो ना बढ़िया से सीखो, फुल नॉलेज के साथ। सेंट्रीपिटल का हमेशा 0 होगा क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। पर यहां पर अगर स्पीड वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा, तो वो पावर डिलीवर करेगा। समझ में आया सबको? क्या 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 बोल रहे हैं, नहीं सुनाई दे रहा हूं। फिर से रिपीट करना, चलो सुनाई दे दिया। देखो जब इसका स्पीड दिया हुआ था v इज इक्वल टू के टी, ठीक है, तो हमको पता है जब स्पीड टाइम के साथ चेंज होता है तो वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता है और सेंट्रीपिटल तो रहता ही रहता है। और जब दो एक्सेलरेशन आता है एसी और एटी तो वहां पर दो फोर्स भी आएगा एफ टी और एफ सी। तो यहां जो पावर डिलीवर करेगा तो वो तो एफ वी कॉस थीटा होता है, तो ये फोर्स इस वेलोसिटी के साथ तो 90 डिग्री बना रहा है, ये कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा। तो पावर डिलीवर करेगा कौन? ये एफ टी, क्योंकि एफ टी और वी के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो एफ टी कैसे निकालेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशिएट कर दो, फोर्स निकल गया, किसी भी टी टाइम में वेलोसिटी निकल गया, एंगल 0 डिग्री। एक्सेलरेशन की जगह के डाल दिया ना। लिख लो बढ़िया से।
चलो हो गया सबका, चलो ठीक, ठीक है। अब एक काम करना, ये पूरा एनसी वर्मा तुम लोग का है ना। पावर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है कुछ, तो क्या ही पढ़ोगे इतना पावर में। हाँ बोलो, माइक ऑफ कर लो, सब माइक ऑफ करो पहले तो, उसके बाद पूछो। सब माइक ऑफ करो। क्या बोल रहे हो? हाँ कल थर्सडे ना, कल लेंगे हम, ठीक है। हम टाइम मैसेज कर देंगे कब लेंगे, ठीक है। ठीक है, और एक काम करो ना, क्वेश्चन बनाओ पहले। हम क्वेश्चन कराते रहेंगे ना, मजा नहीं आएगा, फिर बस खाली मूवी की तरह देखोगे। इसलिए पहले तुम लोग क्वेश्चन बनाओ, और 100% है कि अटकोगे पक्का, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं अटकोगे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में अटकोगे। डाउट क्लास अब हम वीक में एक दिन लेंगे, 2-3 घंटे का बढ़िया से। एक दिन बैंक मोड़, एक दिन सराय डेला, जो दोनों जगह आ सकता है दोनों जगह आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। कल से नया टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कल से सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। हाँ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ ना, ठीक है। और हाँ डाउट क्लास का, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे मेरे को, अच्छा कल मतलब इतना हम सुनाई दे दिया कि कल 12 बजे के बाद क्लास रखना है, यही ना। अच्छा ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कल से हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तुम लोग भी ट्राई करो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने का, वरना पता चलेगा कि हम पहुंच जाएंगे 3-4 चैप्टर आगे और तुम लोग पीछे ही हो अभी तक, ठीक है। हाँ बनाओ 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 बनाना बनाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, उसके बाद रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाए ग्रेविटेशन, वेव्स, एसएचएम, फ्लूइड, हीट। 5, 2, 7, 7-8 चैप्टर मान के चलो, और 11th में है, ठीक है। और हमारे पास नवंबर दिसंबर 2 महीना, ठीक है। तो 2 महीना में 2 महीना में 8 हफ्ता, 8 हफ्ता में 8 चैप्टर हो जाएगा जी आराम से, ठीक है। बस तुम लोग जिस पेज से हम पढ़ाएंगे उस पेज से तुम लोग भी पढ़ना, वरना फिर नहीं हो पाएगा, है ना। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलो चलो, थैंक यू थैंक यू।